इस वन शॉट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो वन शॉट वीडियो का एक सबसे बड़ा बेनिफिट तो देखो आपको यही होता है कि जैसे पूरे सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं, इस वन शॉट वीडियो में आप उन टॉपिक को एक बार नज़र में निकाल लेते हो। नज़र में निकालने का मतलब है जब भी आप उन टॉपिक को इंडिविजुअल स्टडी करोगे या पढ़ोगे तो आपको वो चीज़ें पहले से समझ में आ गई होती हैं, क्योंकि वो चीज़ें आपने पहले से पढ़ रही होती है। क्योंकि सिलेबस के बाद क्या होता है कि डायरेक्ट हम क्लासेस अटेंड करते हैं, तो उस क्लासेस में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ना सर के ऊपर को जा रही होती है, तो एकदम से वो जब समझ में नहीं आता। वन शॉट वीडियो एक तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम नजदीक है, तो उस हिसाब से आप वन शॉट वीडियो देख करके बहुत सारा सिलेबस आप अपना कवर कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा हम इंट्रोडक्शन के लिए नहीं रखेंगे, फटाफट से वन शॉट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले जो भी नोटिफिकेशन है वो एटलीस्ट आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम फर्स्ट जो वन शॉट वीडियो में पहला चैप्टर आपका क्या है, भारतीय राजनीतिक परंपरा की विशेषताएं, धर्म, राजधर्म, नीतिशास्त्र, दंड नीति, मतसेना या गणसंघ, यानी कि डिस्टिंक्शंस फीचर्स, यानी कि फीचर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन। अब इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन की जब भी बात आती है, यानी कि भारतीय राजनीतिक परंपरा की विशेषताओं की जब हम बात करते हैं, तो भाई धर्म का क्या कॉन्सेप्ट है, धर्म हम किससे रिलेट करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से इसमें बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है, यानी कि इस तरह के धर्म आपको नहीं इसमें स्टडी करने होते। धर्म का मतलब यहाँ पे कर्म से है, यानी कि एक राजा के अपनी प्रजा को लेकर के क्या फंक्शंस होते हैं, क्या उसके कर्तव्य होते हैं, उसके बारे में इसको इसमें डिस्क्राइब किया गया है। राजधर्म यानी कि एक राज्य का क्या धर्म है, ठीक है, वो सारा कंसेप्ट इसमें दिया गया है। बाद में नीति शास्त्र ने कि किस तरीके से पॉलिसी के स्टेट के लिए बनाई गई, ये सारी जितने भी टॉपिक्स है, दंड नीति की बात करिए, मत्स्य न्याय की बात करिए, गणसंघ की बात करिए, सब राज्य के इर्द गिर्द से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, यानी कि एक राज्य को या राज्य में रहने वाले जो भी राजा है, उनको किस तरीके से अपना जो पर्सनैलिटी है उसको डेवलप करना है, कैसे उसको मतलब एक तरीके से अपने आप को मैनेज करते हुए चलना है, ताकि जो उनके रहने वाले इसमें प्रजा है, जो उनके सिटीजन है, वो एक तरीके से एक अच्छा जीवन यापन कर सके। तो घूम फिर के वो सारी बातें इसमें कवर होती है। दंड नीति का मतलब होता है कि राज्य में दंड नीति भी आवश्यक होती है। जिस राज्य में दंड नीति का प्रयोग नहीं होता है, वो राज्य अराजकता की ओर चला जाता है, क्योंकि लोग एक दूसरे से डरते नहीं है। तो डरते किस वजह से, क्योंकि वो उनको पनिशमेंट दिया जाता है, इस वजह से लोग मतलब कुछ भी गलत करने से, इलीगल करने से बचते हैं। ठीक है, तो दंड नीति भी इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टेट। और इसके साथ ही मत्स्य न्याय का मतलब आप ये मत समझना कि मत्स्य तो हमने मछली के बारे में पढ़ा, तो मछली से संबंधित कोई नहीं, नहीं भाई। मत्स्य न्याय का मतलब होता है जिस तरीके से जंगल राज होता है। ठीक है, तो उसी के कॉन्सेप्ट में ये चीजें समझाई गई। अब यहाँ पे दूसरा चैप्टर आता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म, विकास, राजनीतिक प्रवृत्ति, यानी कि बर्थ, ग्रोथ एंड पॉलिटिकल ट्रेंड्स इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इसका मतलब ये कि आप इस चैप्टर में कवर करते हो पूरे इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में, किस तरीके से उनका उदय होता है। ठीक है, वो कौन कौन से रीजन है जिनकी वजह से मूवमेंट को ग्रोथ मिलती है, कैसे वो डेवलप होता है, और जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है उसका उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ये टोटल की टोटल जो इन्फॉर्मेशन है आप सेकंड चैप्टर में पढ़ते हो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अब आप सब जानते हैं कि 1857 से एक छोटी सी चिंगारी के रूप में छोटे से छोटे मूवमेंट स्टार्ट हो चुके थे, जिसे हम एक तरीके से ये कहें कि भाई 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हम उसको बोलते हैं नॉर्मली। तो वहां से चीजें चल रही होती है, फिर इसके बाद कैसे एक बड़े आंदोलन को ग्रोथ मिलती है, कैसे उसका जन्म होता है, कैसे लोग उससे जुड़ते हैं, ये सारी बातें आप इसमें डिस्कस करते हो। नेक्स्ट आपका चैप्टर आता है संवैधानिक विकास के चरण, यानी कि स्टेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। अब जब मूवमेंट के बाद एक अच्छा खासा इंडिपेंडेंट कंट्री हमारे हाथ में आ चुका होता है, तो उसके बाद क्या स्टेप चलता है कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप किया जाए। तो उसके अलग अलग स्टेज आप इसमें पढ़ते हो कि पहला स्टेज, सेकंड स्टेज, यानी कि पहले तो भाई डिस्कशन के लिए रखा गया ताकि उसमें जो भी इंडियन सिटीजन्स हैं उनके जो भी मतलब उनकी हित के लिए कैसा संविधान बनाया जाए ताकि उनका हित हो सके, उनके बारे में सोचा जा सके, हर एक धर्म हर एक जाति के लोगों का उसमें भला हो सके। तो पूरा का पूरा एक प्रोसेस इसमें आप पढ़ते हो। उसके पूरे प्रोसेस उस डेवलपमेंट के बाद आप पढ़ते हो उसकी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली, एक संविधान सभा जो कि संविधान सभा को बना, जो कि एक पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में मदद करती है। पूरी संविधान सभा का गठन कैसे होता है, उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, कौन कौन से मेंबर्स हैं, पहले मेंबरशिप किसने ली, कौन कौन से उसमें रियासतें जुड़ी, ये सारी बातें आप इस चैप्टर के अंदर स्टडी करते हो। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आप इसमें पढ़ते हो कि भारतीय संविधान का दर्शन, यानी कि फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिलोसफी का मतलब होता है एक दर्शन के रूप में भारतीय संविधान को देखना। तो वही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दर्शन क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, वो किस तरीके से मतलब बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, ये सारी बातें आप इस छोटे से चैप्टर में कवर करते हो। हालांकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एटलीस्ट वन शॉट में हमने टॉपिक रखा था तो हमने आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद आता है नागरिकता, यानी कि सिटीजनशिप। अब नागरिकता किसी भी एक व्यक्ति के लिए इसकी कंडीशन क्या हो सकती है, आपको पता है कि भारत की नागरिकता जब अचीव की जाती है, अडॉप्ट की जाती है, तो काफी 5 से 6 टाइप की ऐसी मतलब प्रोसेस होते हैं जिसके आधार पर नागरिकता मिलती है। पहले कि जन्म के द्वारा भाई वो भारत में जन्म हो, ठीक है, तो नॉर्मली बात है, आप किसी भी देश में जब जन्म लेते हैं तो बेसिक सी बात है आपको वहाँ की नागरिकता मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद देशीकरण, यानी कि एक तरीके से मतलब उस देश के प्रति आपका इतना हाव भाव, इतना जुड़ाव हो चुका है कि आप अपने, यानी कि अगर किसी अदर अदर कंट्री से कोई इंडिया में आया है और वो इंडिया में रहकर इंडिया का ही बन चुका है, पूरी तरीके से वो अपने देश को भूल चुका है, तो उसका देशीकरण हो जाता है। ठीक है, अब उस पर इतना बिलीव हम कर सकते हैं कि ये इंडिया के लिए कुछ भी कर सकता है, ये भारत को सबसे प्रायोरिटी पे रखता है। तो ऐसे में देशीकरण के आधार पर उसको नागरिकता देने की भी कुछ ऐसी प्रोसेस उसमें रखा गया। ठीक है, और फिर नागरिकता से संबंधित आप बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ते हो, जैसे कि नागरिकता को छोड़ने के क्या क्या रीजन है, आपकी नागरिकता समाप्ति कैसे होती है, डिस्ट्रॉय कैसे हो सकती है। भाई देशद्रोह के मामले में ऑटोमेटिकली जो गवर्नमेंट है वो आपकी नागरिकता डिस्ट्रॉय कर सकती है। उसके बाद जब आप दूसरे देश की नागरिकता अचीव कर लेते हो तो यहाँ की भी नागरिकता आपकी खत्म हो जाती है। किसी भी देश के लिए कंडीशंस नॉर्मली आप
पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आप पढ़ दोगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो पूरे जब संविधान को जब हम पढ़ते हैं तो भाई संविधान में यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें ऐसे नहीं कि हर चीज़ें इसमें परमानेंट रही है, परमानेंट चीज़ें बनी रहेंगी। सिचुएशंस के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ों में अमेंडमेंट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत नेसेसरी होता है। तो ऐसे में संविधान संशोधन की क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से वो रखा जाता है, भाई लोकसभा राज्यसभा में से किसी एक सभा में वो रखा जाता है, उस पर बहस होती है, वो संशोधन के लायक है नहीं है, तो ये चर्चाएं संसद के अंदर रखी जाती है। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर अमेंडमेंट करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ संसद में रखा जाता है उसका प्रस्ताव, और किसी के हाथ में इतनी पावर नहीं है। अगर आप सोचोगे कि भाई इंडिया में सबसे पावरफुल पीएम है, इंडिया में राज्यों के लेवल पर सीएम है, तो मतलब ये लोग अमेंडमेंट कर सकते हैं, नहीं, इतनी पावर इनके हाथों में नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दे। इसके लिए उनको शुरुआत करनी पड़ेगी, लेकिन संसद से करनी पड़ेगी। सारी चीज़ें वहाँ पर एज़ ए प्रोसेस के तहत रखी जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका संविधान के मूलभूत ढांचे या आधारभूत सिद्धांत की अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें टोटली रूप से ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप पढ़ते हो कि व्हाट इज़ द फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि वो ऐसे 18-20 पॉइंट भी आप इसमें बना सकते हो कि भारत का जो संविधान है उसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, उसका प्रियम्बल कैसा है, ठीक है, उसमें क्या-क्या लिखी गई हैं कि एक स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व की भावना, हम भारत के लोग, ये सारी चीज़ें सारे कंसेप्चुअली आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हो, यानी कि एक मूलभूत ढांचा, एक स्ट्रक्चर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ते हो कि कैसे वो बना, कौन-कौन से उसमें फीचर्स है, जैसे लिखित संविधान, है ना, कठोर संविधान, लचीला संविधान, और बाकी की जितनी भी चीज़ें हम पढ़ते हैं, भाई मौलिक अधिकार की बात करें, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें, या प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करें, यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करें, फेडरल गवर्नमेंट की बात करें, तो ये सारी टोटल की टोटल सारी चीज़ें आप इसके अंतर्गत पढ़ते हो, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक सो। ये सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता कि बार-बार आपको वन शॉट में भी मैं बताऊँ इतना एक्सप्लेन करके। तो आपको पता है कि भाई हमारे 6 मौलिक अधिकार है, पहले 7 हुआ करते थे, अब 6 हैं। एक जो है वो कानूनी अधिकार है, जो कि एक लीगल राइट्स बन चुका है, ठीक है? वो 300 यानी कि आर्टिकल 300 के क भाग में उसको एक तरीके से इंक्लूड कर दिया गया है। तो उसका क्या रीज़न है, मैंने काफ़ी बार क्लासेस में आपको बताया बिफ़ोर। अगर नहीं देखी तो फंडामेंटल राइट्स की जो अलग से क्लासेस है वो जाकर के आप देख सकते हो। कंप्लीटली उसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको उस सीरीज़ में मिल जाएगी। वैसे तो हर एक चैप्टर को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। बीए फर्स्ट सेमेस्टर की हिंदी वाली सीरीज़ और इंग्लिश वाली में भी हम कंटिन्यू बहुत सारे चैप्टर कवर कर चुके हैं। मौलिक अधिकार 6 हैं, 6 अलग-अलग तरीके से एक्सप्लेन किए जाते हैं, ठीक है? अब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो 6 कौन-कौन से, नाम के साथ में असेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है, ठीक है? आर्टिकल टू आर्टिकल तक। नेक्स्ट चैप्टर आप इसमें पढ़ते हो मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब मूल कर्तव्य क्या होते हैं? देखिए हमारे 11 मूल कर्तव्य जो आर्टिकल 51 के हमें एक तरीके से एक्सप्लेन किए जाते हैं 51 में, ठीक है? तो उसमें मतलब क्या 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 बोला गया? हमारे मूल कर्तव्य जैसे कि मैं आपको थोड़ा-थोड़ा ऊपर का बताऊँ यहाँ पे, तो मूल कर्तव्य का मतलब होता है हमारी कुछ मॉरल ड्यूटीज़ है। जिस देश में हम रहते हैं, उस देश के प्रति हमारी कुछ ड्यूटीज़ बनती हैं। यानी कि अगर हम भारतीय हैं, तो हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसके प्रति हम सम्मान रखें, राष्ट्रीय हमारे जो प्रतीक है उनके प्रति हमारे हमारे मन में, हमारे दिल में सम्मान होना चाहिए। साथ-साथ में जो फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं, उनको लेकर के हमारे दिल में एक तरीके से रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है? और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि भई साफ-सफाई रखना, देश की रक्षा के लिए सदैव मतलब अपने आप को तैयार रखना, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आती है, ठीक है? तो इस तरीके से आप इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें कवर करते हो। उसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब यहाँ पर आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े जो कि वहाँ पे सिटीज़न को दिए जाते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ नॉर्मली सिटीज़न्स उसमें कुछ ड्यूटीज़ होती हैं उनको करते हैं। लेकिन जो राज्य हैं उनको भी कुछ कर्तव्य, उनको भी कुछ ड्यूटीज़ दी जाती है कॉन्स्टिट्यूशंस की तरफ से कि भाई राज्य का क्या-क्या कर्तव्य है। समाज को एक सही दिशा ले जाने के लिए और उस व्यक्ति और समाज में रहे हर एक व्यक्ति को एक सही अवसर प्रदान करने के लिए राज्यों को कुछ डीपीएसपी दिए गए यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें वो अपने स्टेट को डेवलप करने के लिए अलग पॉलिसी क्रिएट करता है, ठीक है? तो वो भी चीज़ें आपको देखिए एक्सप्लेनेशन तो मैंने अलग-अलग तरीके से दी हुई है। अगर आप सीरीज़ अटेंड करोगे डेफिनिटली वन शॉट का मतलब होता है कि आपको एक बहुत ही स्पीड से सिलेबस के अंदर को निकाला जाए, ठीक है? लेकिन अगर कंप्लीटली देखा जाए तो इंडिविजुअल लेक्चर आपको अटेंड करने ज़रूरी है, तभी चीज़ें समझ में आती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आप प्रदेश में मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संघर्ष यानी कि कॉन्सेप्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो इन दोनों के बीच में क्या संघर्ष है, किस चीज़ को लेकर के है, ठीक है? इस चीज़ के बारे में आपको तब पढ़ने को मिलेगा जब आप मौलिक अधिकारों के बारे में जानेंगे और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानोगे, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर आता है राष्ट्रपति का यानी कि शक्ति एवं कार्य। तो भाई प्रेसिडेंट जो भारत का प्रेसिडेंट है बेसिक सी बात है वो एक फॉर्मल प्रेसिडेंट होता है ना कि उनके पास पावर्स है बट सिर्फ दिखाने के लिए। एक्चुअल में प्रैक्टिकली पावर किसके हाथ में होती है? प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। लेकिन इसके बारे में आप इंडिविजुअल पढ़ते हो कि भाई कैसे इसका निर्वाचन होता है, ठीक है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए और बाकी अगर शक्ति और फंक्शंस की बात करें, कुछ वीटो पावर्स भी जैसे समाधान की शक्तियाँ, ठीक है? तो ये राष्ट्रपति का पूरा कॉन्सेप्ट आप इसमें पढ़ते हो। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है प्रधानमंत्री शक्ति एवं कार्य। तो प्रधानमंत्री किस तरीके से नियुक्त किए जाते हैं, उनके इलेक्शंस कैसे होते हैं, तो लोकसभा नॉर्मली जो नेता होते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री बोलते हैं। प्रधानमंत्री को लेकर के बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट है जो आपको उसके अंदर पढ़ करके बहुत सारी चीज़ें तभी क्लियर आउट होती है, ठीक है? और बाकी अगर फंक्शंस एंड
शक्तियों की बात करें या उनके पावर्स की बात करें, तो एक्चुअल में कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है, जो एग्जीक्यूटिव का रियलिस्टिक, अगर हम रियल प्रधान की बात करें, तो वो पीएम है। ठीक है, इस तरह से चीज़ें आप इसमें कवर करते हो। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका लोकसभा और राज्यसभा। एक खास इसमें आपको एक ये बतानी कि जब भी पावर्स का कोई क्वेश्चन आते हैं, पावर्स के बारे में बात करनी होती है, तो 3-4 पावर तो देखिए हर एक क्वेश्चन में आपको काम में आएंगे, जैसे जुडिशरी पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर। तो ये 4 ऐसी पावर जो आप राष्ट्रपति के में, है ना, जो आप राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, इस तरह के क्वेश्चन में आप यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट यहाँ पे चैप्टर आप देखने का कि लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के बारे में आपको इसमें स्टडी करना होता है। बेसिकली लोकसभा का भाई उसकी रचना, उसका स्ट्रक्चर्स कैसा है, उसके टोटल ऑफ मेंबर्स कितने हैं, नहीं टोटल मेंबर्स कितने हैं, कितनी संख्या है ना, और बाकी इसकी जो शक्तियाँ हैं, जो पावर्स हैं, उनके बारे में आप इंडिविजुअल पढ़ते हो। उसी तरीके से राज्यसभा के बारे में आपको पढ़ना होता है कि उसकी रचना कैसे होती है, उसके मेंबर्स की संख्या कितनी होती है, कैसे उसमें नियुक्त किए जाते हैं। जैसे राज्यसभा एक स्थायी सदन है, लोकसभा एक अस्थायी सदन है। लोकसभा से सरकार क्रिएट होती है तो लोकसभा भंग की जा सकती है, लेकिन राज्यसभा का इसमें कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। बस राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जो वैसे तो इसका अगर टर्म्स देखें तो वो 6 साल का होता है, बट हर तीसरे साल या हर दूसरे साल 1/3 सदस्य इसमें से बाहर निकल जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आते रहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम कर रही होती है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा अध्यक्ष बेसिकली एक ऐसी पोस्ट होती है जिसके बिना सेशन अटेंड नहीं किया जा सकता। ये यूँ कहें कि अगर हम सेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष की हमें बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो वो किस तरीके से अपॉइंट किए जाते हैं और क्या-क्या उनकी पावर्स होती है। पावर्स अनलिमिटेड है, क्योंकि अगर लोकसभा में, संसद में कुछ भी बोलना है तो लोकसभा के स्पीकर की परमिशन आपको लेनी होती है। स्पीकर ही आपको डिसाइड करता है कि आपको कितना मिनट बोलना है, किस टॉपिक पर बोलना है। ठीक है, उनके पास वो सारी चीज़ें जा रही होती है, तब जाकर के वो चीज़ें वहाँ पे डिस्कशन में रखी जाती है। तो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट इन पार्लियामेंट, इन इंडियन पार्लियामेंट। तो इस तरह की चीज़ें आप इसमें पढ़ते हो। और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर राज्यपाल का पद और स्थिति। ठीक है, तो ऑफिसेस ऑफ द गवर्नर एंड पोजीशन। तो यहाँ पे गवर्नर की जब हम बात करते हैं तो गवर्नर की जो पोजीशन है ठीक वैसी जैसे सेंटर में राष्ट्रपति की होती है, प्रेसिडेंट की होती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि प्रेसिडेंट इतने बड़े कंट्री में एक अकेला प्रेसिडेंट पूरे राज्यों को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो उसकी ब्रांच की तरह हर राज्य में गवर्नर को स्टैब्लिश किया जाता है। ठीक है, इसको कैसे नियुक्त किया जाता है, क्या प्रोसीजर है, इसके अलग से लेक्चर्स आपको मिल जाएगा, जाकर के चेकआउट कर सकते हो। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है मुख्यमंत्री का पद राज्यपाल से संबंधित, यानी कि ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड रिलेशनशिप विद गवर्नर। तो जिस तरीके से सेंटर में पीएम की पोजीशन होती है, ठीक उसी तरीके से प्रांत में, यानी कि राज्यों में सीएम की पोजीशन होती है। ठीक है, तो सीएम उसी तरीके से काम कर रहे होते हैं जैसे सेंटर में पीएम काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह से रिलेट करके अगर आप इसको पढ़ोगे तो बहुत ही आसान ये चीज़ें आपको लगने वाली है। ठीक है, राज्यपाल से कैसे संबंध इसको रखा जाता है, भाई मुख्यमंत्री अपने सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो राज्यपाल एक ब्रांच की तरह उस पर निगाहें रखता है। तो जैसे ही ऐसा लगता है राज्यपाल को, जरा सा भी डाउट हुआ कि जो मुख्यमंत्री है वो अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है या कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन काम नहीं कर रहा है, तो वो सीधे रिपोर्ट राष्ट्रपति को करता है। ठीक है, राष्ट्रपति सीधे उसको पद से हटा सकते हैं। ये कंडीशंस होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है विधानसभा और विधान परिषद, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ये स्टेट लेवल की चीज़ें हो रही होती हैं, यानी कि प्रोविंस में, प्रांत में, जैसे यूपी, एमपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इस तरीके से। तो हर राज्य में विधानसभा ज़रूरी होती है, लेकिन हर राज्य में विधान परिषद हो ये ज़रूरी नहीं है। विधानसभा का मतलब होता है सीएम, एक तरीके से। तो विधानसभा के बहुमत दल के नेता को सीएम बोला जाता है, मुख्यमंत्री बोला जाता है। किस तरीके से उसमें रचना होती है, कैसा उसका स्ट्रक्चर्स होता है, उसकी पावर्स क्या होती है, बेसिक सी बात है। ठीक है, अब आपको देखना है कि अगर आपकी लोकसभा, राज्यसभा पूरी स्ट्रॉन्ग तरीके से आपने स्टडी किया हुआ है, तो ठीक वैसे ही विधानसभा भी एक स्टेट लेवल पर काम करती है। जैसे लोकसभा काम करती है, वैसे स्टेट में विधानसभा काम करती है। ठीक है, लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद को हम एक नहीं मान सकते, क्योंकि राज्यसभा का होना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर पार्लियामेंट, बट लेजिस्लेटिव काउंसिल का होना या ना होना इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है सर्वोच्च न्यायालय, संरचना, शक्ति और क्षेत्राधिकार, के सुप्रीम कोर्ट, कंपोजिशंस, पावर एंड ज्यूरिडिक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में इसमें पढ़ना होता है। सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से, भाई उसकी उसका स्ट्रक्चर्स कैसा है, और उसका एक तरीके से उसके पास पावर्स कैसी है। जैसे अपील सुनने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट का, है ना। अगर हाई कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा होता है तो वो अपील सुनने का अधिकार हो सकता है कि हाई कोर्ट में वहाँ पे सही तरीके से आप फैसला नहीं ले पाए तो उसको आप सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हैं। उसके साथ सुप्रीम कोर्ट की बात अगर करें तो आर्टिकल 32 ये कहता है कि हमारे जितने भी हमारे मौलिक अधिकार है उसकी रक्षा के लिए 5 रिट्स जो जारी करता है सुप्रीम कोर्ट करता है। तो इस तरह की चीज़ें आप इसमें पढ़ते हो। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है उच्च न्यायालय, यानी कि हाई कोर्ट, कंपोजिशंस, पावर एंड ज्यूरिडिक्शन। तो जिस तरीके से अब आपको इन कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को जिस तरीके से स्ट्रांगली आप इसको स्टडी करते हो, उसका छोटा सा पार्ट एक उच्च न्यायालय, एक हाई कोर्ट है। ठीक उसी तरीके से काम करता है स्टेट में जैसे सेंटर में सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इसमें इतना ध्यान रखना है, किसी भी एक बॉडी को आप बहुत ही स्ट्रांगली तरीके से स्टडी करो, जैसे कि आपने सुप्रीम कोर्ट को स्टडी किया। बस एक छोटा सा इसमें आपको करना है कि स्टेट लेवल पर काम करते हैं, थोड़ी सी चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी होती है, बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें सेम होती है। अगर हम ज्यूरिडिक्शन की बात करें तो सेम पॉइंट आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका जिला न्यायालय, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो भाई वहाँ पर क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हर जिले में एक कोर्ट होता है
और ताकि वो ज़िले से संबंधित जितनी भी समस्याएँ हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, दुविधाएँ हैं, वो सारी चीज़ें उनके अंदर वहाँ पर रखी जाती हैं। ठीक है? तो इस तरीके से आप इसको कवर करते हो। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है केंद्र राज्य संबंध, प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय संबंध, यानी कि सेंटर स्टेट रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल रिलेशन। तो इसमें सेंटर और स्टेट रिलेशन आप इसमें स्टडी करते हो कि भाई सेंटर से स्टेट का क्या रिलेशन है, चाहे हम बात करें प्रशासनिक रूप से, विधायी रूप से या वित्तीय संबंध से। प्रशासनिक का मतलब होता है एक तरीके से जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, आईएएस और आईपीएस की बात करते हैं, वो सेंट्रल लेवल से सीधे डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, लेकिन रिलेट वो किससे कर रहे हैं, सेंटर से कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी आपको पोस्ट मिल जाएंगी। उसके बाद विधायी की बात करें, कानून की बात करें, कुछ कानून ऐसे हैं जो स्टेट अपने लेवल पर बनाता है, लेकिन कुछ कानून ऐसे हैं जो ओवरऑल पूरे देश में एक साथ लागू किए जाते हैं और एक साथ वहाँ पर बनाए जाते हैं। वित्तीय संबंधी की कुछ फाइनेंशियल रिलेशन है। अब हर स्टेट में कुछ ना कुछ पैसे की आवश्यकता होती है, अनुदान की आवश्यकता होती है, तो सेंटर लेवल पर वो चीज़ें वहाँ पर रखी जाती है कि भाई इस राज्य को इतनी इतनी वित्तीय सहायता देनी ज़रूरी होती है। ठीक है, चाहे उसके डेवलपमेंट के लिए, चाहे उसे आगे बढ़ाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर चलता है निर्वाचन आयोग की संरचना, कार्य और शक्तियाँ, कंपोजिशन, फंक्शंस एंड पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो भारत में जितने भी चुनाव होते हैं, चाहे हम छोटे से छोटे चुनाव की बात करें, बड़े से बड़े चुनाव की बात करें, पूरा कंट्रोल किसके हाथों में होता है? निर्वाचन आयोग के हाथों में होता है, इलेक्शन कमीशन के हाथों में होता है। अब इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको पढ़ना होता है कि भाई पावर फंक्शंस क्या होते हैं। बेसिक सी बात है भाई, चुनाव चिन्ह देना, ठीक है, उनका एक डिसाइडेबल रिस्ट्रिक्शंस तैयार करना कि किस तरीके से चुनाव लड़ना है, किस तरीके से नहीं लड़ना है, कितना आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, कितना नहीं कर सकते हो। और तो और पार्टी को सही तरीके से मतलब उसको परमिशन देना कि हाँ, ये पार्टी एक तरीके से वैलिड है इलेक्शंस के लिए, गवर्नमेंट को रेडी करने के लिए। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो इलेक्शन कमीशन ही स्टार्ट करता है। और साथ ही साथ अगर किसी का जो टिकट मिलता है ना, उसको डिस्ट्रॉय करना, उसको डिसमिस करना भी निर्वाचन आयोग के हाथों में होता है। सो सिंपल, इस तरीके से आप इसे कवर करते हैं। एंड देन नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर इसमें आता है जनजातीय क्षेत्रों पूर्वोत्तर के लिए विशेष प्रावधान, यानी कि स्पेशल प्रोविजन फॉर द ट्राइबल एरियाज एंड नॉर्थ ईस्ट। अब यहाँ पे जो भी ट्राइबल्स एरियाज है, आप इसमें पढ़ते हो कि भाई कुछ उन्हें प्रिविलेज मिले हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही पिछड़े हैं, उनको समाज में आगे आने के लिए बहुत सारे प्रिविलेज दिए जाते हैं, ताकि वो अपने आप को समाज के बाकी जो स्टेट है उनको लेकर के अपने आप को डेवलप कर सके, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो हेल्थ के क्षेत्र में हो। ठीक है, तो ये वन शॉर्ट वीडियो में हमने कवर किए इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट, किया मतलब सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, कुछ चैप्टर्स यहाँ पे डिस्कस किए। आई होप सो वन शॉट वीडियो से थोड़ा सा आपको ये चीज़ें मतलब आइडिया हो गया होगा कि भाई सिलेबस में किस किस तरह की चीज़ें हैं और किस किस तरीके से आपको स्टडी करते हुए जाना है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि वन शॉट वीडियो को देख करके आप पेपर पूरा पास कर दोगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको वो क्लासेस अटेंड होनी ज़रूरी है। ठीक है, वन शॉट वीडियो आपको हेल्प कर सकती है सिलेबस को एक नज़र निकालने के लिए। सो आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद है तो फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।